पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा भी शख्स रहा है जिसने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि एक इंसान का गोश्त खाया करता था। ये दरअसल कहानी है कराची के दो भाई होते हैं, ठीक है, दोनों के आदमखोर होते हैं, ठीक है। पहले एक भाई को लत लगती है कि वो इंसानों का गोश्त खाना शुरू कर देता है, उसके बाद दूसरे भाई को भी, क्योंकि ये साथ रह रहे होते हैं तो इनको भी लत लग जाती है। तो अब बात ये है कि स्कैंडल सब कुछ जो शुरू कहाँ से होता है? शुरू ये यहाँ से होता है कि जब लोग उधर के जो इलाके के लोग थे वो अपने मुर्दों को दफनाया करते, ये ज़िंदा इंसानों का गोश्त नहीं खाया करते थे, बल्कि जो लोग मर चुके होते थे उनकी डेड बॉडीज़ कब्रिस्तान से जाते थे, कब्रिस्तान से निकाल कर उनको लाकर उन्हें पकाया जाता था। पकाए जाने के बाद उन्हें फिर खाया जाता था, ठीक है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को खाते थे, जैसा कि इन्हें दिमाग का जो है भेजा है ये बहुत ज़्यादा पसंद था, उसके अलावा इन्हें दिल बहुत ज़्यादा पसंद थे, इन्हें पाँव की ये टाँग के नीचे वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा पसंद था, इन्हें दिल बहुत ज़्यादा पसंद था, इन्हें आँखें बहुत ज़्यादा पसंद थी। इस तरह के मुख्तलिफ जो जिस्म के हिस्से थे इनको ये खाया करते थे, और इनका जो वारदात का तरीका होता था वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक होता था। दरअसल होता क्या था, इनके जो इर्द-गिर्द के कब्रिस्तान होते थे ये नज़र रखा करते थे, ठीक है। सबसे शॉकिंग बात ये होती थी कि ये ज़्यादातर गोश्त खाते थे बच्चों का और औरतों का, मर्दों का ये गोश्त खाना पसंद नहीं करते थे। इन्होंने बच्चों की डेड बॉडीज़ को निकाला करते थे कब्रिस्तान से और औरतों की डेड बॉडीज़ को निकाला करते थे, ठीक है। तो इस तरह से इनकी जो सारे वाक़यात होते चले गए, ठीक है। उसके बाद जो इन लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि ये इस तरह से बच्चों को निकालते हैं, ये औरतों की डेड बॉडीज़ को निकालते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ गायब हो रही थी, ठीक है, कब्रिस्तान से। अक्सर जो उधर के गार्ड्स होते थे वो भी देख रहे होते थे कि अक्सर कोई ना कोई लोग हमें कब्रिस्तान में रात के तकरीबन 10 से 1 के दरमियान खड़े नज़र आते हैं, और उसके बाद जब हम उधर जाते हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से वो लोग गायब हो जाते हैं। होता क्या है कि एक रात को जब गार्ड उधर नौकरी कर रहा होता था, काफ़ी ज़ईफ़ गार्ड होता है, ठीक है, वो नौकरी दे रहा होता है, अपनी उधर चेयर पे बैठा होता है अपने दरवाजे के पास, तो उसे ना कुछ कब्रिस्तान में हलचल सी नज़र आती है। वो फ़ौरी रिएक्ट करता है, फ़ौरी जाता है, उससे कोशिश करता है कि मैं जाके देखूँ कि ये दरअसल ये वाक़या क्या है। जैसे ही वो उसके पास जाता है तो उधर से वो लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है। वो इधर-उधर एक तरफ देखता है, फिर एक तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नीचे नज़र नहीं आता। लेकिन उसको एक चीज़ नज़र आती है जो वो नोट करता है कि ये जो कब्र है ना, ये अभी नई बनी है, लेकिन इसके ऊपर से मिट्टी हटी हुई है, ठीक है। कब्र के ऊपर से जो नरम मिट्टी थी उसको हटाया गया था, फिर उसी को फ़ौरन से उसके ऊपर लगाया गया था, जैसे किसी के हाथों के निशान होते हैं या मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के आलात के निशानों की वजह से उसके ऊपर दबाव देकर उसको प्रेस कर दिया गया था। तो वो गार्ड ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो यहाँ सामने आती है कि साथ ही एक दरख्त होता है, बहुत बड़ा दरख्त होता है, ठीक है। उसकी जैसे ही उस पे नज़र पड़ती है दरख्त पर, तो उसे रात के अंधेरे में 2 लोगों की आँखें नज़र आती हैं जो चमक रही होती हैं। उसकी दरअसल वजह ये होती है कि उसके हाथ में होती है टॉर्च, ठीक है। जैसे ही वो टॉर्च उसकी तरफ मारता है तो उनको उन पत्तों के दरमियान से उनकी आँखों की चमकने की मतलब वो नज़र आ रही होती है। दरअसल मसला ये होता है, उधर जो दरख्त होता है वो बहुत ज़्यादा पुराना होता है और बहुत ज़्यादा घना होता है। उसमें पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें जिसकी वज़ह से उन्हें छुपने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही थी, और जो रिफ्लेक्ट कर रही थी उसकी रेज़ेज़ बैटरी की रेज़ उसके साथ आँखों के साथ रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो उसकी आँखें चमक रही थी। तो वो जो बुज़ुर्ग था वो बहुत ज़्यादा गार्ड था, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है उधर से, और उधर से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो जाके बड़ा मतलब परेशान होता है कि अब उसको समझ भी नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ? तो जैसे ही सुबह होती है, ठीक है, सुबह नमाज़ का वक़्त होता है, नमाज़ पढ़ने जाता है, उसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। वो इलाके के जो वकील थे, उनको आगाह करता है कि रात को मैंने उस कब्र के बाद जो जो उस कब्र के वारिस थे या उनके घर वाले थे, उनको इत्तला करता है कि मैंने ऐसा-ऐसा वक़ुआ होते देखा है। उन सब वो बहुत सारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था और मतलब ऐसी कोई भी पहले की अपडेट नहीं थी। तो वो जैसे ही जाते हैं तो उधर देखते हैं कि उनकी उस कब्र में से उस बच्चे की डेड बॉडी गायब होती है। अब पूरे इलाके में हलचल सी हो जाती है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक वो मुर्दा था, मतलब वो एक मैयत थी, उसके अलावा वो एक लड़की की मैयत थी। उनके जो अहले खाना थे, उनके ख़ानदान पे ये क़यामत गुज़र जाती है कि हमारी बच्ची की बॉडी किधर गई? ठीक है, उसके बाद वो उस गार्ड को पुलिस को बुलाया जाता है, उस गार्ड से तशवीश की जाती है कि दरअसल ये माजरा क्या हुआ। तो फिर वो बताता है कि रात के तकरीबन 10 से लेके 1 बजे के दरमियान का वक़्त है। इस अरसे में, इस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा ना अजीब-सी चीज़ें महसूस होती हैं। जैसे ही मैं पास जाता हूँ तो मैं इस कब्र को देखता हूँ कि ये न्यू कब्र बनी थी, क्योंकि दरख्त के पास ये कब्र बनी हुई थी। तो ये वाक़या जो मतलब है 10 और 1 के दरमियान, इस वक़्त मैं इन चीज़ों को जैसे ही नोट करता हूँ, तो अक्सर सबसे बड़ी बात अभी तक शॉकिंग बात ये थी कि इन दोनों भाइयों का ये मौका वारदात भी 10 से 1 बजे के दरमियान ही होता था। लेकिन उस वक़्त उन्हें किसी किस्म का कुछ भी इल्म नहीं था कि ये लोग कौन हैं, ये कैसे काम कर रही है, या मतलब यहाँ से डेड बॉडीज़ को कौन गायब कर रहा है। तो वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, कब्र की मतलब नाकाबंदी कर ली जाती है, कब्र को देखा जाता है, उधर से
उनके फिंगरप्रिंट्स या उनके पैरों के निशान ढूँढने की कोशिश की जाती है, या उनका कोई ना कोई ब्लड सैंपल या किसी किस्म का और कोई ऐसा सबूत ढूँढने की कोशिश की जाती है जिनकी वजह से कोई ना कोई सबूत मिल सके और उन तक पहुँचा जा सके। पूरे अहले खाना या उस पूरे इलाके में मातम का मतलब होता है, तो जिसकी वजह से उधर के सरदार जो होते हैं या उधर के जो बड़े होते हैं वो भी उधर मतलब आ जाते हैं और हर तरफ से मतलब मातम ही मातम होता है। तो अब इधर असल काम अब इधर से शुरू होता है, ठीक है? उधर से उस कबर की दिखाई जाती है कि कबर मुकम्मल इधर पूरे मीडिया सोशल मीडिया इसको कवर करता है, ठीक है? तो उसके बाद उन जो 2 भाई थे, उन्होंने फिर भी रुके नहीं। 2 से 3 दिन बाद एक और बॉडी को दफनाया जाता है, वो बॉडी होती है बच्चे की। छोटे बच्चे की बॉडी होती है, उसको भी वो निकाल लेते हैं। उनका निकालने का टाइम भी सेम टू सेम वही टाइम होता है। ये सबसे बड़ी बात शॉकिंग बात ये होती है कि सेम टाइम पे सेम गार्ड उधर नौकरी कर रहा होता है, अपनी ड्यूटी दे रहा था, उसी टाइम पे वो बॉडी गायब होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक़्त गार्ड ने रात से 3 से 4 बार उधर अपनी ड्यूटी के टाइम पर ज़्यादा उधर राउंड लगाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से रात को ही पता लग जाता है कि यहाँ से बॉडी जो है वो गायब हो गई है। तो अब फिर रात के वो फ़ोन करता है पुलिस को, पूरा अहले इलाका और जो जिस बच्चे की वो बॉडी होती है वो फिर से उधर कब्रिस्तान में आ जाते हैं और एक बार फिर से तशवीश शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता है। पूरा सोशल मीडिया एक्टिव हो जाता है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जो ये बॉडीज़ को गायब कर रहे हैं। तो उधर से फिर एक क्लू मिलता है, एक छोटा सा मतलब डीएनए वगैरह को कुछ ना कुछ क्लू मिलता है, जिसकी वजह से उसको फिर लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है, ठीक है? लेकिन लेबॉर्ट्री में आने से पहले उसी इलाके के उसी गाँव के कुछ लोगों ने 2 भाइयों का जिक्र करते हैं कि पुलिस के पास मुकम्मल तौर पे उनका ये कहा जाता है कि ये जो 2 भाई हैं ये पूरी रात गायब रहते हैं। तकरीबन जब इशा की अज़ान होती है या इशा की अज़ान के थोड़े वक्त बाद ये अपने घर से निकलते हैं और सारा दिन ये अपने घर में ही रहते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि इनके भाई, ये दोनों जो भाई थे, ये ना ही किसी से बात करते थे, ना ही किसी से बोलते थे और ना ही इनका किसी के साथ कोई लेन देन था। एक आम सोचने की बात है, अगर एक इंसान किसी जगह रहता है तो उधर उसका बाकी लोगों से बोलचाल, लेन देन और उसे ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए बाहर लाज़मी निकलना पड़ता है। लेकिन ये वाहिद 2 भाई ऐसे थे जिन्हें ना कभी किसी ने बाहर दिन के उजाले में किसी ने बाहर देखा था और ना ही इन्हें कभी मिसाल के तौर पे किसी ज़रूरत की चीज़ ले जाते हुए देखा गया, ठीक है? तो ये सबसे जब शॉकिंग बात सामने आती है तो पुलिस फैसला करती है कि यहाँ हम रेड करेंगे, ठीक है? तो उधर रेड की जाती है, रेड करती है पुलिस, उनकी दीवारें डाँपती है, उसके अलावा उनके दरवाजे तोड़े जाते हैं। तो सबसे जो शॉकिंग बात नज़र आती है, 2 पहले कमरे होते हैं, सामने कुछ 2 कमरे होते हैं, उसके अलावा इनका वॉशरूम वगैरह अलहदा होता है, ठीक है? तो पहले दरवाज़ा तोड़ा जाता है, उस वक़्त जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है एक भाई घर पे था, एक भाई उस वक़्त घर पे नहीं था, ठीक है? तो उसको रिकवर कर लिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है, उससे तशवीश शुरू हो जाती है, उसे कहा जाता है कि मिसाल के तौर पे ऐसा-ऐसा वाक़या हुआ है, इन लोगों को, अहले खाना को या पूरे इलाके को आप लोगों पे शक है तो आप इसमें मतलब हमारे अब कस्टडी में है, ठीक है? तो ये सब ऐसे मामलात होते हैं। जब उसे पकड़ लेते हैं तो सबसे शॉकिंग बात ये आती है कि वो अपने आप को बिल्कुल मासूम शो करवाता है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। तो उसके बाद उसे दूसरे भाई का पूछा जाता है, तो क्योंकि सबसे ये बात तब फैलती है या इसकी तशवीश तब होती है कि अहले खाना ये कह रहा था कि इन दोनों भाइयों में से दिन के उजाले में कोई बाहर नहीं नज़र निकलता। लेकिन उस वक़्त जब दिन था और रात का दिन का 1 बजा हुआ था, तो उस वक़्त ये अकेला भाई घर था, ठीक है? इससे तशवीश की जाती है, इसे थोड़ा-सा डाँट-डपट की जाती है, इसे थोड़ा-सा मारा जाता है। तो उसके बाद ये फिर भी कुछ कहने पे मतलब रज़ामंद नहीं होता। लेकिन एक पुलिस वाला होता है जिसकी नज़र एक कमरे पे जाती है, जो कि बिल्कुल साइड पे छोटा-सा एक कमरा होता है, ठीक है? उधर से इसे धुएँ उड़ने की आवाज़ आ रही होती है। तो ये जैसे ही उस तरफ जाता है तो इससे एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, मतलब बदबू आना शुरू हो जाती है। तो इधर से इनका शक और भी पक्का हो जाता है कि यार असल ये माजरा क्या है? इधर मतलब उन्होंने फिर तशवीर का इज़हार किया। उधर दरअसल होता क्या है, उस कमरे को ताला लगा होता है। इससे पूछा जाता है कि इस ताले की चाबी किधर है, लेकिन वो फिर भी इसकी चाबी देने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि इसकी चाबी मेरे पास है ही नहीं। उसके बाद पुलिस वाले उसकी जो चाबी होती है, वो चाबी ना मिलने की वजह से उस ताले को तोड़ देते हैं। लेकिन सबसे असल बात यहाँ सामने ये आती है कि जैसे ही उस ताले को तोड़ा जाता है तो फ़ौरन से अंदर से उसका भाई बरामद हो जाता है। उस भाई को पकड़ लिया जाता है जो बिल्कुल उधर आराम से उधर खाना पका रहा था। अब सबसे शॉकिंग बात इधर सामने आती है कि उस खाने में कोई ना सब्जियां पकाई जा रही थी, ना ही किसी हलाल जानवर का गोश्त पकाया जा रहा था। उधर दरअसल उन्हीं बॉडीज़ को पकाया जा रहा था जो कि ये कब्र से निकाल कर लाते थे। जब अहले खाना ये चीज़ें देखते हैं, अपने प्यारों की बॉडीज़ देखते हैं, वो तो बिल्कुल ही गुस्से का इज़हार करते हैं और इन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बात ये होती है कि पुलिस की मौजूदगी में उनको किसी को कोई हाथ लगाने नहीं देती।
جب وہ ادھر پکا رہا ہوتا ہے تو اسے ادھر اس کا برتن اتارا جاتا ہے، ادھر سے گندی سی اسمیل آتی ہے، اس برتن میں اس بچے کا جس کو انہوں نے رات کو نکال کے لائے ہوتے ہیں ان کا سر پکا ہوتا ہے، ان کا سر پکایا جا رہا ہوتا ہے، جو اتنے بے شرم یہ لوگ اس کا سریام بیٹھ کے سر پکا رہے ہوتے ہیں، اسے تشویش کی جاتی ہے، اسے پکڑا جاتا ہے کہ تو آپ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں ایسا، کیوں یہ بچوں کے ساتھ؟ پھر وہ بتاتا ہے کہ ہمیں انسان کھانے کا شوق ہے، ہمیں عادت لگ چکی ہے، اگر ہم انسانوں کو نہیں کھائیں گے، انسانوں کا گوشت نہیں کھائیں گے، انسانوں کا سر نہیں کھائیں گے، انسانوں کا دل نہیں کھائیں گے، ان کے باقی اعضاء کو جو کہ ان کا فیوریٹ کھانا ہوتا ہے، اگر ہم ان کو نہیں کھائیں گے ہم درندے بن جاتے ہیں، ہم پاگل ہو جاتے ہیں، ہماری یہ خوراک ہے، ہمیں کھانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ یہ سن کے پورا اہل علاقہ، پولیس، میڈیا سب تشویش کا اظہار کرتے ہیں، سب پریشان ہو جاتے ہیں، یہ خبر پورے پاکستان میں آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ اس کے بعد ادھر اس کے ساتھ ان کے ساتھ تشویش کی جاتی ہے کہ باقی چلو ٹھیک ہے یہ سب تو ادھر ہے، اس کے پچھلے دن جو بچی مطلب ادھر دفنائی جاتی ہے اس کا ایک باڈی کدھر ہے؟ جو سب سے حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پچھلے دن اور پچھلی رات میں ہم نے پکا کے ہم وہ دونوں بھائی کھا چکے ہیں، باڈی وہ مکمل ایک چھوٹی بچی کی باڈی کو وہ پکا کر کھا چکے ہوتے ہیں۔ اب سب اس پہ بہت زیادہ اور بھی رائے کا اظہار ہونے لگ جاتا ہے کہ آیا کہ اس باڈی کو انہوں نے تو کھا لیا، لیکن یہ جو بچے کا سر ہے یہ تو ابھی باقی ہے، اس کو بھی پکایا جا رہا ہے، تو بچے کی باقی باڈی کدھر ہے؟ تو جب باقی باڈی کو نکالا جاتا ہے تو ادھر کہاڑی اور دوسرے آلات کے ساتھ اس بچے کے باڈی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بڑے پتیلے میں بنے ہوئے ملتی ہیں، جنہوں نے ان کو پکانے کا آگے بندوبست کر رکھا تھا کہ شام کو کیا پکا کے کھانا۔ یہ تو ابھی دوپہر کا کھانا بنا رہے تھے، کیونکہ سر ان کا فیوریٹ کھانا تھا، دماغ کا جو اندر ملائم سا حصہ ہوتا ہے دماغ کا، اس کا ان کا فیوریٹ کھانا تھا۔ ان کے لیے انہوں نے وہ نیکسٹ اپنی تیاری کر رکھی تھی کہ اس کو اب کھائیں گے، اور جو رات کا کھانے میں ہوگا اس میں ان کی ٹانگیں جو ان کی فیوریٹ اعضاء ہوتے ہیں ان کو کھایا جائے گا، اور جو باقی گندگی ہوتی تھی انہیں وہ دفنا دیا کرتے تھے، ادھر ہی اپنے گھر میں دفنا دیا کرتے تھے، یا انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسے آلات بنا رکھتے تھے جس میں ڈال کر اسے ڈسٹرائے کر دیتے تھے، اور ان کی بدبو بھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک نہیں جاتی تھی۔ یہ ساری تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، مطلب یہ سارے معاملات کا پتہ جیسے ہی لگتا ہے تو یہ فل ویڈیو مطلب یہ مکمل طور پہ میڈیا ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں، ہم دونوں بھائیوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو عدالت پیش کیا جاتا ہے، عدالت پیش کرنے کے بعد انہیں 6 مہینے کی سزا سنا دی جاتی ہے، کیونکہ یہ نہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ انہوں نے کسی کو مارا نہیں ہوتا، وہ مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ باڈیز نکال کر کھا رہے ہوتی ہیں، تو عدالت کے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہوتا کہ ان کو سزا دی جا سکے، تو باقی وہ وکلا یا مطلب جو ہوتے ہیں جج ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، ان کے مطابق کو سزا دی جاتی ہے۔ ان کی سزا ہوتی ہے 6 ماہ کے بعد مکمل، پورے علاقے میں پھر سے غصے کا ماحول ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے، ان کو اور سزا دی جانی چاہیے، انہیں مزید سزا دی جانی چاہیے، لیکن قانون کے مطابق ان کی سزا پوری ہو چکی ہوتی ہے، انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کراچی کی سڑکوں پہ وہ پھر درندے کھلے عام گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ دونوں بھائی وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے آپ کو کہیں فرار کر لیتے ہیں، 6 مہینے کے قریب عرصے میں یہ لوگ وہاں سے غائب رہتے ہیں، سکون رہتا ہے کہ ہر انسان مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ لوگ سدھر گئے ہیں اور کہیں چلے گئے، لیکن 6 مہینوں کے بعد ساتھ ہی علاقے میں پھر سے یہی کام شروع ہو جاتے ہیں، پھر سے ڈیڈ باڈیز کو نکالا جاتا ہے، رات کے وقت قبروں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ایک باڈی نکلتی ہے، پھر دوسری باڈی نکلتی ہے، پھر تیسری باڈی نکلتی ہے، جب ان بھائیوں کو اگین سے مطلب ان کے ٹریس کیا جاتا ہے، انہیں پکڑ لیا جاتا ہے، تو جب انہیں پکڑا جاتا ہے ان سے جب تشویش کی جاتی ہے، تشویش کرنے کے بعد ان کا بیان آتا ہے کہ ادھر سے نکلنے کے بعد ہم لوگوں کو اتنا ہم نے جو 6 مہینے عرصہ گزارا تھا ہماری مکمل طور پہ ہم پاگل ہو چکے تھے، ہم اگر گوشت نہ کھاتے تو ہم پاگل ہو جاتے، ہم نے نکلنے کے بعد سب سے پہلے اپنا علاقہ ڈھونڈا کہ ہم نے نیکسٹ ہمارا علاقہ کون سا ہونا چاہیے جہاں ہم نے کارروائی ڈالنی ہے، جہاں سے ہم نے میتوں کو قبر سے نکال کے اپنا کھانا کھانا ہے، تو وہ نکلنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے ایک اپنا علاقہ ڈھونڈا، اور پھر اس کے بعد پھر سے یہ کام شروع کر دیا۔ ان کی بات کے مطابق انہوں نے اب اس 6 مہینے کے اندر 21 سے زائد باڈیز کو کھا چکے تھے، اور جو باقی 3 سے 4 باڈیز لا کے رکھے ہوئے تھے انہوں نے آنے والے دنوں میں کھانی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جتنا بھی انسانی گوشت دیا جائے ہم کھانے کے لیے تیار ہیں، وہ انکار کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، وہ اپنی غلطی کو سرعام مان رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر اصل کام شروع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر انہیں پکڑا جاتا ہے، ان کی عدالت میں انہیں پیش کیا جاتا ہے، عدالت اس کے بعد انہیں 5 سال کی قید سناتی ہے۔ یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی،
दरअसल उनकी जो सज़ा है वो मुकम्मल होने वाली है। 2026 के एंड में उन दोनों भाइयों की सज़ा ख़त्म हो जाएगी। आया कि वो दोबारा निकलने के बाद सुधर जाएंगे या फिर से ही इसी काम में मुलविस रहेंगे, मुख्तलिफ लोगों की बॉडीज़ को निकाल कर खाएंगे। इस सब का जो अंदेशा ये किया जा रहा है, क्योंकि वो जब भी उन्हें ट्रीट किया जाता है अंदर जेल में, उन्हें से मिलने को जाया जाता है, तो उनकी जो ज़हनी तवाज़ुन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बार बार इंसानी गोश्त की डिमांड कर रहे हैं। तो ये काम यहीं रुकने वाला नहीं है, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने आबाओ अजदाद की कब्रों की बार बार जाके देखें कि उनका क्या हाल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए।